नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पीडी जीके जीएस का बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इसी स्पीडी जीके जीएस के बुक का सीरीज में आज हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में कुछ प्रश्न हमने किया था और उसको डिटेल से समझा था। तो चलिए आज को समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रा किसका है। ठीक है, प्रकाश वर्ष यह मात्रा किसका है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यह भी हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है, यानी कि डिस्टेंस का। ठीक है, दूरी का। जैसे आप दूरी के लिए आप किलोमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर बहुत ही ज्यादा दूरी का मापना है तो उसे हम किससे? प्रकाश वर्ष से हम मापते हैं। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष कहने का मतलब यह है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। और एक प्रकाश वर्ष का मान, ठीक है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितने के बराबर होता है? तो यहाँ पर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसी को हम मीटर में लिखेंगे तो मीटर में कितना हो जाएगा? तो मीटर में हो जाएगा 9.46 और इंटू 10⁻3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 15 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्योंकि एक किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर होता है, जिसमें 10⁻3 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? आएंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? अगर ये किलोमीटर में लिखे तो यही हो जाएगा आपको, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में लिखे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाश गंगा क्या है। आकाश गंगा क्या है? ठीक है, तो आकाश गंगा जो है, एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मांड में तारों के असंख्य जो समूह होंगे। ठीक है, तारों के असंख्य समूह कहने का मतलब बहुत सारे असंख्य तारा होंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? यानी कि बहुत सारा तारा। ये तारा का इतना काउंटेबिलिटी है, असंख्य तारा, कोई काउंटेबिलिटी ही नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम आकाश गंगा कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम आकाश गंगा कहेंगे। ठीक है, आकाश गंगा। इसी को जो है क्या कहा जाता है? गैलेक्सी भी कहा जाता है। बात समझ में है? क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। हमारा सौर मंडल, यानी ये तो हो गया आकाश गंगा के बारे में, यानी कि तारों के असंख्य समूह को हम क्या कहेंगे? आकाश गंगा कहेंगे। अच्छा, ये आकाश गंगा का आकार जो है, कभी यह इसका आकार भी पूछा जाता है। तो इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो है वह सर्पिलाकार होता है। आकार कैसा होता है? तो सर्पिलाकार। यही पूछा जाता है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब क्या है? स्पाइरल। स्पाइरल। और इसकी जो है वो 3 भुजाएं होती है। ठीक है, क्या होगी? 3 भुजाएं, मतलब ऐसे होगा एक भुजा, मतलब ऐसे ऐसे होगा, स्पाइरल होगा जलेबी जैसा। तो इसके 3 भुजा, एक भुजा, 2 भुजा और ये ऐसे 3 भुजा होते हैं। और इसमें बहुत सारे जो है वह क्या होंगे? तारे होंगे। अच्छा, ये तो हो गया आकाश गंगा के बारे में बात। ठीक है, जैसे जैसे इसे 3 भुजा पाया जाएगा। ठीक है, इसके भुजा जो है 3, आकार कैसा? स्पाइरल। सबसे ज्यादा जो है वह तारे जो है वह इसके भुजाओं पर होती है। ठीक है, यानी कि युवा अवस्था के तारे जो होंगे इसके भुजाओं पर होंगे। और जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ने लगेगी, यही जो भुजा वाले तारे हैं ये इसके मध्य भाग में आ जाएंगे। क्लियर है? मध्य भाग में। और इसके और अगर अंतिम अवस्था आ जाएगी तब वो आ जाएगा इसका बीच वाला भाग में, जिसे इस बीच वाला भाग को जो हम कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज कहा जाता है। और इसी बल्ज में जो है ब्लैक होल होता है। ठीक है, इसी बल्ज में क्या होगा? ब्लैक होल होगा। ठीक है, ब्लैक होल होता है। बस समझ में आया? तो ये हो गया आकाशगंगा से संबंधित प्रश्न। अच्छा, हमारा सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सारे समूह को हम क्या कहेंगे? सौर मंडल कहेंगे। बात समझ में आया? यानी कि ये अगर ये आकाश गंगा है, ठीक है, तो इस आकाश गंगा में ऐसे ऐसे जो है कई आकाश गंगा। क्लियर है? कई आकाश गंगा, मतलब कि करोड़ों में आकाश गंगा है। और उसी करोड़ों आकाश गंगा में जो हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में रहेगा, ठीक है, हमारा सौर मंडल यानी कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उस जो है आकाश गंगा को क्या कहा जाएगा? उस आकाश गंगा को कहा जाएगा मंदाकिनी। क्या कहा जाएगा? मंदाकिनी। बात समझ में? यानी कि हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में है, ऐसे आकाश गंगा की संख्या कितने हैं? करोड़ों आकाश गंगा। और एक आकाश गंगा में कितने तारे? करोड़ों तारे। तो टोटल तारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 करोड़ इंटू 100 करोड़ तारे हो जाएंगे, जिसका कोई काउंटेबिलिटी ही नहीं।
तो हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में है या हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है, उस आकाश गंगा का नाम क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। क्लियर है। और इसी को जो है कहीं मंदाकिनी लिखता है, इसी को हम मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, मिल्की वे कहते हैं, या इसी को हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दुग्ध मेखला। बात समझ में आए? क्या कहा जाएगा? दुग्ध मेखला। और इसका भी आकार क्या होगा? आकार जो है वो सर्पिला, कोई भी आकाश गंगा का आकार क्या होता है? सर्पिला कार ही होता है। ठीक है। और इस जो है आपका मंदाकिनी में जो सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा स्थान जो होगा और सबसे चमकीला स्थान, उसे कहा जाता है ओरियन नेबुला। यानी कि मंदाकिनी में सबसे ठंडा और सबसे चमकीला स्थान जो है वह क्या है? ओरियन नेबुला है। बात समझ में आए? तो एक आकाश गंगा जो हो गया ये आपका, जिसमें हमारा सौर मंडल है, उसे क्या कहते हैं? हम मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहेंगे? हम मंदाकिनी कहेंगे। बात समझ में आए? तो हमारा जो है आकाश गंगा मंदाकिनी से दूसरा नजदीक का आकाश गंगा कौन है? ठीक है, इससे जो है दूसरा नजदीक का आकाश, यानी हमारे आकाश गंगा मंदाकिनी से नजदीक, ठीक है, नजदीक का आकाश गंगा, नजदीक का, उसका नाम है आपको एंड्रोमेडा। ठीक है, क्या नाम है? इसको हम कहते हैं देवायनी। इसे हम देवायनी या तो इसी को एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। एंड्रोमेडा। ये तो हो गया पहला नजदीकी। दूसरा नजदीकी पूछेगा, ठीक है, तो उसका जो है दूसरा नजदीकी जो है उसका नाम है NGC-M33। क्या नाम है? NGC-M33। बात समझ में आए? फिर से एक बार समझिए, हमारा जो सौर मंडल जिसमें सूर्य है, ग्रह है, पृथ्वी है, जिस आकाश गंगा में है उस आकाश गंगा का नाम क्या है? उस आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। और ऐसे ऐसे जो है वह करोड़ों आकाश गंगा है। तो हमारे मंदाकिनी से जो सबसे नजदीक का आकाश गंगा है उसका नाम है देवायनी। क्या नाम है? देवायनी, इसी को हम एंड्रोमेडा भी कहते हैं। दूसरा नजदीक आकाश गंगा है उसको कहते हैं NGC-M33। यहाँ तक समझ में आया? हमारे सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है उसे जो है और कई नामों से जाना जाता है। एक तो मंदाकिनी हो गया, दूसरा कहलाता है मिल्की वे, तीसरा कहलाता है दुग्ध मेखला। और इसी मंदाकिनी में सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा और सबसे चमकीला जो स्थान है, ठीक है, उसे कहते हैं ओरियन नेबुला। ये भी याद रखिएगा। क्या कहेंगे? ओरियन नेबुला। और जब तीन आकाश गंगा को हम मिला देंगे तो उसे कहा जाएगा सुपर क्लस्टर। क्या कहा जाएगा? सुपर क्लस्टर। क्लस्टर। बात समझ में आया? यानी कि तीन आकाश गंगा को मिलाएंगे तो उसे कहेंगे सुपर क्लस्टर। तो हमारा जो आकाश गंगा मंदाकिनी है इसमें जो है वो कौन कौन सुपर क्लस्टर में कौन कौन सा आकाश गंगा हो जाएगा? तो पहला हो गया मंदाकिनी, दूसरा हो गया देववाहिनी, और तीसरा हो गया आपको एनएचजी। यानी इस प्रकार से जो है कई सुपर क्लस्टर है, यानी तीन आकाश गंगा को मिला देंगे तो वह क्या कहलाएगा? सुपर क्लस्टर कहलाएगा। बात समझ में आया? तो इतना जो है जो आसपास का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा जो असंख्य तारों का क्या है? समूह है। या तो हम ये कह सकते हैं कि आपको गैस, बादल, धूल कण या अरबों तारों का समूह को हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा कहा जाएगा। ठीक है, इसे यानी गैलेक्सी कहा जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारे आकाशगंगा का नाम क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। इसी को मिल्की वे या तो दुग्ध मेखला भी कहा जाएगा। कर आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम क्या है? यानी हमारे आकाशगंगा का सबसे नजदीक जो मंदाकिनी होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? पहला नजदीक पूछेगा, ठीक है, पहला नजदीक पूछेगा। तो पहला नजदीक जो है आपको मंदाकिनी, उसका नाम हो जाएगा देवायनी, जिसे हम एंड्रोमेडा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो नजदीकी आकाशगंगा होगा उसे हम कहते हैं NGC-M33 कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी आकाशगंगा से सबसे नजदीक का मंदाकिनी आकाशगंगा, उसे हम क्या कहेंगे? देवायनी कहेंगे। देवायनी, या इसी को जो है वो एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। ये हमने आपको अभी ये बताया। और दूसरा पूछेगा तब, दूसरा पूछेगा तो NGC-M33, और ये तीनों को मिला देंगे तब यह कहलाएगा सुपर क्लस्टर कहलाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था? और जिसने देखा था उसी ने जो है बृहस्पति ग्रह को भी खोजा था। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी को जो है सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? तो सर्वप्रथम जो है वह गैलीलियो ने देखा था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो। और इन्हीं गैलीलियो ने जो है आपका बृहस्पति ग्रह का भी खोज किया गया था। बात समझ में आए? तो गैलीलियो ने जो है वह सर्वप्रथम क्या किया था? आपको गैलीलियो, गैलीलियो ने जो है वह सर्वप्रथम
मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी क्या है? हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा। इसे जो सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था, और इन्होंने जो बृहस्पति ग्रह का भी खोज किया गया था। और आकाशगंगा जो हमारी मंदाकिनी है, इसी का जो है कोई और नाम भी है आपको, दुग्ध मेखला और मिल्की वे भी कहा जाता है। और इसमें सबसे चमकीला और सबसे ठंडा स्थान जो मंदाकिनी में है, उसे हम ओरियन नेबुला के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि नेबुला या तो निहारिका क्या है? ठीक है, नेबुला या निहारिका क्या है? तो अंतरिक्ष में जो है, देखिए कोई भी जब तारा बनने के पहले, ठीक है, तारा बनने के पहले क्या होता है? वो आपको गैस का जो है वो एक बादल होता है। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए। चलिए, हम तारे का निर्माण, हमने हमने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि तारे का किस प्रकार से निर्माण होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तारे का किस प्रकार से निर्माण होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है वो तारा बनने के पहले, ठीक है, तारा बनने के पहले जो है वह क्या रहेगा? तो तारा बनने के पहले जो है वह विरल गैस रहेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो है आपको विरल गैस का गोला होगा। ठीक है, यह क्या होगा? ये आपको विरल गैस होगा, यानी विरल गैस का गोला होगा। विरल गैस के गोले के बाद, ठीक है, यह आएगा आपको, यह आएगा, इसको कहेंगे हम निहारिका। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या? इसे कहेंगे निहारिका या तो नेबुला कहा जाएगा इसे। ठीक है, निहारिका या तो इसी को कहा जाएगा नेबुला। बात समझ में है? इसी को निहारिका नहीं तो नेबुला कहा जाता है। क्लियर? यानी कि तारा बनने से पहले, ठीक है, तारा बनने से पहले क्या होगा? विरल गैस का गोला होगा। मतलब विरल गैस मतलब इसमें धूल कण होंगे। ठीक है, आपको गैस होगा, मतलब विशाल बादल होगा। जब इसी आपका विरल गैस में, जब विरल गैस जो है वो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब केंद्रित होकर के जब धीरे धीरे पास आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे यह क्या होगा? धीरे धीरे यह जब पास आ जाएंगे तो इसे जो है घने बादल के समान छा जाएंगे। और इसी घने बादल को क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। यानी कि जब विरल गैस रहेगा, जब संकेंद्रित होकर के पास आता है, ठीक है, तो एक बादल बनेगा, और उसी बादल को क्या कहेंगे? यानी कि एक बादल बनता है, और इसी बादल को हम क्या कहेंगे? हम निहारिका या तो नेबुला कहा जाता है। बात समझ में? और जब इसी निहारिका या तो नेबुला में जब दहन की क्रिया प्रारंभ होती है, क्या की क्रिया प्रारंभ होगी? दहन की क्रिया जब प्रारंभ होती है, ठीक है, इसी निहारिका या नेबुला में जब संलयन विधि के द्वारा, ठीक है, किस विधि के द्वारा? संलयन विधि के द्वारा जब दहन की क्रिया प्रारंभ होगी, ठीक है, तब वह तारे का रूप ले लेगा। ठीक है, यह अभी क्या बन जाएगा? यह अभी जो है वह तारा बन जाएगा। ठीक है, यह क्या बन जाएगा? यानी कि यह आपको तारा बन जाएगा। तारा जो है वह किसके द्वारा बनता है? तो आपको नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। यह भी आप याद रखिए, किसके द्वारा बनता है? तो आपको नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। बात समझ में आया? नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे का निर्माण होता है। और इसमें जो ईंधन होंगे, वो आपको ईंधन जो है वह प्लाज्मा अवस्था में होती है। ठीक, किस अवस्था में होगी? प्लाज्मा अवस्था में होगी। तो पहले जो है विरल गैस का गोला रहेगा, उसके बाद जब गोला जब केंद्रित होकर के पास आते हैं तो एक बादल के समान छा जाते हैं, जिसे हम निहारिका या तो नेबुला कहते हैं। जब इसी निहारिका और नेबुला में जब और पास में आ जाएगा इसके अणु परमाणु, ठीक है, तब वह जो है वह नाभिकीय संलयन विधि द्वारा जो है वह तारा का मतलब ईंधन का ईंधन जो है, ईंधन का जो है वह मतलब जब विरल गैस और गोला जो है केंद्रित होकर और पास आ जाएंगे तो घने बादल समान छाएंगे, जिसे हम निहारिका कहेंगे। और जब इन्हीं नेबुला या निहारिका में संलयन विधि द्वारा जब दहन क्रिया प्रारंभ, यानी जब जलने लगेगा, तब जो उसे हम क्या कहेंगे? तब तारे का निर्माण होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि तारे का निर्माण में जो है वह किस विधि द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। और इसमें संलयन किसका होता है? तो इसमें संलयन होगा आपका, इसमें संलयन होता है हाइड्रोजन का संलयन किसमें होगा? आपको हीलियम में होगा। बात समझ में? ये भी आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अभी इसके बाद जो है जब तारा बन गया, फिर जब तारे के जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, ठीक है, जब तारे की जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, या तो हम ये कहेंगे कि तारा में जब ईंधन समाप्त होने लगेगा, ठीक है, तब यह लाल दानव का आकार ले लेगा। यानी कि तारा के बाद क्या बनेगा? तारा के बाद बनेगा आपको लाल दानव। ठीक है, लाल दानव, दानव को मतलब राक्षस वाला दानव नहीं समझ लीजिएगा। यानी कि तारा के बाद जो है यह आपको बनेगा लाल दानव। ठीक है, लाल दानव, यानी कि तारे के बाद लाल दानव कब बनेगा? ठीक है, जब इसमें जो आपको ईंधन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ईंधन जब धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त होगा, या इसकी आयु बढ़ेगी।
ठीक है, तब यही तारा जो है वह क्या बनेगा, तब यह तारा जो है आपको लाल दानव बनेगा। ठीक है, लाल दानव। ठीक है, क्या बनेगा, लाल दानव, जिसे जो है आपको रेड जाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड जाइंट। ठीक है, ये आपको लाल दानव बनेगा। और यह लाल दानव जो है, चूंकि ईंधन इसका समाप्त है, गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे कम हो रहा है, तब इसका आकार क्या हो जाएगा, इसका आकार जो है, इसका आकार जो है वह बड़ा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, आकार जो है वह बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो एक दूसरे से बांध के रखा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ईंधन समाप्त, गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे समाप्त, तो वह लाल दानव का रूप ले लेगा। क्लियर है, किसका रूप ले लेगा, लाल दानव का रूप ले लेगा। अभी इस लाल दानव के बाद ये तारे का जो है भविष्य जो है वह दो भागों में बट जाता है। ठीक, कितने भागों में बट जाएगा, दो भागों में। ठीक है, पहला भविष्य जो कहलाएगा, ठीक है, यह लाल दानव के बाद जो है यह बनेगा आपको श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। चलिए इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम चलिए ऐसे लिखते हैं, ये बनेगा श्वेत वामन, और श्वेत वामन के बाद बनेगा आपको काला वामन। ठीक है, यह क्या बनेगा, श्वेत वामन, और दूसरा बनेगा आपको काला वामन। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, काला वामन। ठीक है, इसके बाद जो है एक अवस्था और हो सकता है, एक कंडीशन तो बता दिए कि लाल पहले तारा रहेगा, तारा में जैसे ईंधन समाप्त होगा तो बनेगा लाल दाना यानी कि रेड जाइंट, और इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया, ईंधन समाप्त हो गया। लाल दानव के बाद जो है अगर तारे छोटे रहेंगे, ठीक है, तब वह बनेगा श्वेत वामन और काला वामन। यदि तारे का जो है द्रव्यमान बड़ा रहेगा, ठीक है, तब यह बनेगा अभिनव तारा। बात समझ में आया, अगर तारा छोटा रहेगा लाल दानव में तो बनेगा श्वेत वामन, और श्वेत वामन जो है वो लास्ट अवस्था में छोटे तारे चमकते हैं, और वही छोटे तारे जो है वो श्वेत वामन से जब अपने अंतिम अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि तारे तो चमकना जब समाप्त हो जाएगा, तब वह कहलाएगा काला वामन। ठीक, और जब तारे का द्रव्यमान जो है जब ज्यादा होगा, तब वह कहलाएगा अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, अभिनव तारा बनेगा। बात समझ में। और इस अभिनव तारा के बाद जो है यह बनेगा न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, अभिनव तारा के बाद क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा के बाद जो है यह बनता है आपको ब्लैक होल। ब्लैक होल। और इसी न्यूट्रॉन तारा में जो है आपको दो अवस्था और आते हैं, जो कहलाते हैं आपको पल्सर तारा। ठीक है, पल्सर तारा, और एक कहलाता है आपको क्वेसर तारा। क्वेसर तारा, यानी कि लाल दानव के बाद जो है तारे का भविष्य जो है वह दो भागों में बढ़ जाता है। एक कहलाता है आपको श्वेत वामन, और एक कहलाता है काला वामन। यानी कि जब लाल दानव का जो है मतलब छोटा द्रव्यमान रहेगा, यानी कम द्रव्यमान रहेगा, तभी बनेगा श्वेत वामन। जब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो कहलाएगा अभिनव तारा। ठीक है, और इसे जो अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। ठीक है, या तो इसी को हम सुपरनोवा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, सुपर नोवा स्टार, या इसी को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। तो यानी कि जब द्रव्यमान कम रहेगा तब बनेगा श्वेत वामन, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तब बनेगा अभिनव तारा। तो कितना द्रव्यमान ज्यादा या कितना द्रव्यमान कम, कुछ तो एक सीमा होगा ना। ठीक है, तो वह जो आपको सीमा जो है वह कहलाता है, कहता है क्या है कि अगर सूर्य के द्रव्यमान से, ठीक, अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा तब बनेगा क्या, तब बनेगा श्वेत वामन तारा। बात समझ में है? यानी कि अगर लाल दानव का द्रव्यमान, ठीक है, अगर लाल दानव का द्रव्यमान, लाल दानव का द्रव्यमान, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम हो जाए, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के, ठीक है, आपका 1.44 गुना से कम हो जाए, गुने 1.44, ठीक है, इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, तब वह बनेगा श्वेत वामन। और अगर जो है सूर्य के द्रव्यमान का, यानी कि सन और इंटू 1.44 से जो अगर ज्यादा हो जाए, तब बनेगा अभिनव तारा। बात समझ में आए? और ये आपको 1.44 जो है, ठीक है, और इंटू सन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आपको चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि ये कंसेप्ट किसने दिया है, चंद्रशेखर साहब ने दिया। ठीक है, इसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। बात समझ में आए? यानी कि जब तारा बनेगा, जब तारे में जैसे जैसे ईंधन समाप्त होंगे, तब वह लाल दानव का रूप ले लेगा, और लाल दानव का जो आकार क्या होगा, बड़ा, क्योंकि कर्षण बल कम हो रहा है। लाल दानव के बाद अगर तारे छोटे रहेंगे, यानी कि अगर लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 यानी कि लगभग 1.5 गुने से कम है, तब बनेगा श्वेत वामन। और श्वेत वामन जो है वह छोटे तारे श्वेत वामन अवस्था में ही चमकेंगे। इसे जो आपको व्हाइट ड्राफ्ट कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, व्हाइट ड्राफ्ट। और काला वामन को जो है ब्लैक ड्राफ्ट कहा जाता है।
ठीक है, यानी श्वेत बामन, इसे जो है हम जीवाश्म तारा के नाम से भी कहा जाते हैं, इसको हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं, जीवाश्म तारा कहा जाता है। और यह जीवाश्म तारा जो है, जो अंतिम रूप में श्वेत बामन अवस्था में ही चमकेगा। ठीक है, और जब उसका चमकना समाप्त हो जाएगा तब वह क्या बन जाएगा, काला बामन बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर लाल दानव का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान को 1.5 गुना से ज्यादा होगा, तब वह क्या बन जाएगा, तब वह बनेगा अभिनव तारा, जिसे जो है सुपरनोवा तारा भी कहते हैं। और इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, इस सुपरनोवा तारा में कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, ठीक है, लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं, और जिस कारण से इसमें क्या होगा, विस्फोट होगा। और इसी विस्फोट में जो है वह, इसीलिए इसमें विस्फोट होता है, इसलिए इसको हम विस्फोटक तारा या अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहते हैं। बात समझ में आया। और ये विस्फोट होने के बाद जो है यह बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन तारा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा जो है वो विस्फोटक के बाद बनता है, और इसका घनत्व जो है वह क्या होगा, अति उच्च हो जाएगा, यानी डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। और साथ ही साथ ये आकार क्या हो जाएगा, छोटे। जब डेंसिटी हाई होगा, घनत्व जब ज्यादा होगा, तब इसका आकार ऑब्वियसली सी बात है छोटा हो जाएगा। यह पल्सर तारा जो है, यह पल्सर तारा जो है, यह आपको चमकता और बुझता है, और इसमें उच्च संख्या में जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे पल्सर तारा में। क्वेसर तारा जो है, यह तारे का जो है अंतिम अवस्था होती है, और क्वेसर की स्थिति जो है क्षमता वो अति उच्च होती है। बात समझ, क्वेसर की क्षमता जो है वो अति उच्च होगा। और ये न्यूट्रॉन तारा के बाद ये बनता है आपको ब्लैक होल। ठीक है, ये क्या बनता है, ब्लैक होल का, जिसे जो है वो कृष्ण विवर भी कहा जाता है। इस ब्लैक होल को क्या कहा जाता है, कृष्ण विवर। ठीक है, कृष्ण, इसको विवर भी हिंदी में कहते हैं। बात समझ में है। और इसका ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा उच्च होता है, इतना ज्यादा उच्च होता है कि इससे जो है प्रकाश की किरणें भी नहीं गुजरती। और इसको खोज किसने किया था, इसका खोज जो है ब्लैक होल का खोज जो है चंद्रशेखर साहब ने ही ब्लैक होल का खोज किया था। और यह जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के लगभग, मतलब कह सकते हैं कि 3 गुना से जो सारा तारा जो है ब्लैक होल नहीं बनेगा। एक तो हो गया कि जब 1.44 1.5 गुना से ज्यादा होगा तब अभिनव तारा बनेगा। लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी 3 × सन जब रहेगा लाल दानव का द्रव्यमान, तो वही जो तारा क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता बहुत ही अधिक होगी। और ये श्वेत बामन और काला बामन, ये मतलब जो अंतिम अवस्था में जब आ जाएगा ना, तो इसको भी क्या करेगा, ये यानी श्वेत बामन और काला बामन को जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर ले, क्योंकि उसकी चुंबकीय क्षमता क्या है, ज्यादा है। और ये ब्लैक होल कहाँ होता है, तो हमने बताया था आकाश गंगा के बीच में होता है, यानी सबसे मध्य वाला भाग जो है, केंद्र वाला भाग, उसको हम बल्ज कहते हैं, और उस बल्ज के अंदर होता है ब्लैक होल। क्लियर है। तो चंद्रशेखर सीमा जो है वह क्या हो गया, चंद्रशेखर सीमा जो है वह आपको चंद्रशेखर साहब ने यह कंसेप्ट दिया था, इसलिए सन इंटू 1.44 को हम चंद्रशेखर सीमा कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद जो है, इसी लाल दानव के बाद जो है तारे का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पे ही निर्भर कर रहा है। छोट कम रहेगा तो श्वेत बामन, ज्यादा रहेगा तो अभिनव तारा, और 3 गुना से ज्यादा रहेगा तभी ब्लैक होल बनेगा। और इसीलिए जो है एस चंद्रशेखर साहब को जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1983 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1983 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। किन्हें, चंद्रशेखर साहब को नोबेल, ठीक है, पुरस्कार दिया गया था। बात समझ में, यानी एस चंद्रशेखर को जो है संयुक्त रूप से दिया गया था, इनके साथ भी दिया गया था आपको शायद W.A. फॉवलर को दिया गया था, जहाँ तक हमको याद आ रहा है W.A. फॉवलर को जो है संयुक्त रूप से जो है आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको, चंद्रशेखर साहब के साथ में, चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर साहब, यानी इसका पूरा नाम क्या था, एस चंद्रशेखर। क्लियर है। एस चंद्रशेखर और W.F. फॉवलर को जो संयुक्त रूप से 1983 ईस्वी में खगोलिकी के मतलब विषय में जो है आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से जो है वह तारे का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि पहले तारे, फिर से मतलब समझ लीजिए, पहले तारे बनने के पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस का गोला केंद्रित होकर के पास आएंगे तो वो एक बादल के समान छा जाएंगे, जिसे हम निहारिका या तो नेबुला कहेंगे। और इसी निहारिका और नेबुला में जब मतलब दहन की क्रिया जब प्रारंभ होगी और हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाएगा, तब वह तारे का निर्माण हो जाएगा। बात समझे, यानी तारे में नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे का निर्माण होता है। तार संलयन किसका होगा, तो हाइड्रोजन का संलयन होगा हीलियम में, और ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में होंगे। फिर जब तारे जो है धीरे धीरे जब ईंधन समाप्त होने लगा, या ये कहे कि तारे की आयु जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तब इसका गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे क्या होंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, और इसका आकार जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इसी को कहा जाता है आपको लाल दानव तारा कहा जाता है। ठीक है, यानी लाल दानव।
और यही लाल दानव तारे जब बहुत छोटे होंगे तो वह बनेगा श्वेत वामन। तो कितना छोटा, तो सूर्य के द्रव्यमान का अगर 1.5 गुना से कम है तो वह बनेगा श्वेत वामन, और छोटे तारे श्वेत वामन अवस्था में ही चमकेंगे और उसके बाद बन जाएगा काला वामन। क्लियर है। जब तारे का लाल दानव का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान के 1.1 गुने से लगभग बड़ा हो तब वह बनेगा अभिनव तारा, और अभिनव तारा को जो है बाद बनेगा न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए कंडीशन है कि सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए। इसे कृष्ण विवर के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे, चलो वापस चलते हैं। ये बहुत मतलब कि जरूरी कंसेप्ट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो निहारिका या तो नेबुला क्या है? ठीक है, निहारिका या नेबुला क्या है? तो निहारिका या नेबुला जो है वह अंतरिक्ष में धूल और गैसों के क्या है, विशाल बादल है। बात समझ में आया? और निहारिका नेबुला के पहले जो है वो क्या होता है, विरल गैस होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में क्या होगा, ये आपका धूल और गैसों के क्या होंगे, धूल और गैस के बादल होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, गैस के बादल होंगे, और उसे हम निहारिका कहेंगे। और इसी निहारिका या नेबुला में जब दहन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो उसे तारा का निर्माण हो जाएगा। अगर नंगी आंखों से देखा जाने वाला नेबुला कौन सा है? तो नंगी आंखों से देखा जाता है नेबुला ओरियन, और यही ओरियन जो हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे ठंडा और सबसे चमकीला है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो मंदाकिनी में, ये आपको बताया ही मैंने, मंदाकिनी में। और ये आपको ओरियन जो है सबसे ठंडा है और सबसे चमकीला भी है, चमकीला स्थान है मंदाकिनी का, इसलिए इसे हम नंगी आंखों से हम देख पाते हैं ओरियन को। अगर पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर अभी हमने आपको बताया। ठीक है, पल्सर जो है आपको तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा ही पल्सर है। पल्सर और क्वेसर अभी हमने बताया। अभिनव तारा के बाद बनता है न्यूट्रॉन तारा, यानी तेजी से घूमने वाला क्या हो जाएगा, तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा अभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? ठीक है, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ जो है वो आपको पल्सर तारा जो है ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। पल्सर तारा एक न्यूट्रॉन तारा है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 11 कर रहा है कि तारों में जो है ऊर्जा का क्या स्रोत है? ठीक है, तो तारों में ऊर्जा का जो स्रोत है इसमें जो है वो क्या, नाभिकीय संलयन होता है ना जी, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। क्लियर है, नाभिकीय इसमें किसका संलयन होता है? तो हाइड्रोजन का संलयन होगा किस में, आपको हीलियम में होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न करेंगे, तारे का मुख्य घटक क्या है? तो तारे का 2 ही घटक है, एक आपको हाइड्रोजन, और आपको पूरा विश्व में जो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो आपको हाइड्रोजन, और दूसरा है आपको हीलियम। बात समझ में आया? यानी कि तारे का जो मुख्य घटक क्या क्या है? तो हाइड्रोजन है और हीलियम, और इसी हाइड्रोजन का संलयन किस में हो जाता है? हीलियम में होता है, और उससे तारे का निर्माण होता है। अरे पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकट तारा जो है सूर्य है। ठीक है, और सूर्य का निकटतम तारा पूछेगा तो ये आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। बात समझ में आए? यानी कि पृथ्वी यानी हमसे सबसे नजदीक तारा पूछेगा तब सूर्य, सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। और सूर्य के निकट तारा जो होगा वो आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, और सबसे चमकीला तारा जो होगा ये आपको साइरस होगा। ठीक है, साइरस, इसे जो है डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे चमकीला तारा को हम डॉग स्टार या तो साइरस तारा कहा जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, तारे का सूचक जो है, अगला प्रश्न आएगा, तारे का सूचक। अरे तारे का रंग सूचक होता है, ठीक है, उसके ताप पर। ठीक है, ताप पर डिपेंड करता है तारे का रंग। ठीक है, तारे जो अगर देखा जाए तो 3 अवस्था में तारे होते हैं। ठीक है, एक कहलाता है आपको युवा अवस्था का तारा। ठीक है, चलिए, इसे ताप पर डिपेंड करता है तारे का रंग। तो इसका जो है 3 प्रकार का जो है इसका तारे का सूचक है। ठीक है, जो कि उसके ताप पर निर्भर करेगा। पहला कहलाएगा युवा अवस्था का तारा, युवा अवस्था। दूसरा कहलाएगा आपको पौड़ अवस्था। ठीक है, और तीसरा कहलाएगा आपको वृद्ध अवस्था, यानी बूढ़ा हो जाएगा तब। ठीक है, यानी कि तारे जो 3 अवस्थाएं में होती है, एक युवा अवस्था, दूसरा पौड़ अवस्था, तीसरा जो है वृद्ध अवस्था। युवा अवस्था के जो तारे होंगे, ठीक है, इसका तापमान अति उच्च होगा, और इसका रंग जो है, ये तो अवस्था हो गया, इसका रंग अगर देख लिए तो युवा अवस्था के जो तारे, जो नए नए एकदम जवान तारे होंगे, उसका रंग रहेगा नीला।
या होगा सफेद। यानी तारा बहुत ज्यादा चमक रहा है, यानी युवावस्था का तारा है। और इसका तापमान जो है वह क्या होगा, बहुत ही ज्यादा उच्च होगा। प्रौढ़ अवस्था के तारे जो है, इसका रंग जो है वह नारंगी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नारंगी। और इसका तापमान जो है मध्य तापमान होगा। और जब वृद्ध अवस्था का जो तारे होंगे, इसका रंग जो हो जाएगा आपको लाल हो जाएगा, इसलिए इसे लाल दाना भी कहा जाता है। बात समझ में आया? तो तारे का रंग जो है वो सूचक होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको ताप के ऊपर। और जिसका ताप ज्यादा, तो युवावस्था का तारा, उसका रंग जो हो जाएगा आपको नीला व सफेद। पौध अवस्था के तारे का रंग हो जाएगा नारंगी, वृद्ध अवस्था का तारे का रंग हो जाएगा लाल। क्लियर है? तरह के तारों का टिमटिमाना, किसके कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे जो आपको टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बात समझ में आए? यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन। हमारे वायुमंडल में जो है बहुत सारे धूल कण ये सब भी है, तो जब हम देखते हैं तो प्रकाश जो है वह एक मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसको जो है प्रकाश का जो है अपवर्तन हो जाता है। मतलब जिसमें हम देखते हैं सीधा, वह सीधा न देखा के तिरछा दिखाई देता है, तो उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब जाता है, तो उसका मतलब अपने रास्ते से जो है वह मुड़ जाता है। मुड़ता नहीं, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी कारण जो है, क्योंकि हमारा वायुमंडल में जो है वह कई माध्यम है। क्लियर है? कई माध्यम है ना, कई लेयर में बटे हैं, तो इसलिए तारे जो है वह टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है। ब्लैक होल का सिद्धांत अभी हमने आपको बताया, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। और ब्लैक होल का सिद्धांत जो है, ठीक है, एस चंद्रशेखर ने दिया है। और ब्लैक होल बनने के लिए तारे जो है कितना होना चाहिए, तारे का जो है लाल दाना का द्रव्यमान जो है वो सूर्य का 3 गुना से अगर अधिक रहेगा, तो वही तारा क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। और ब्लैक होल का घना तो बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, डेंसिटी। ऐसे जो है प्रकाश की किरणें जब वापस मतलब पार नहीं होती, और एक बूंद अगर ब्लैक होल आपके सर के ऊपर गिर जाएगा ना, तब पूरा शरीर को जो है वो चीरते हुए बाहर निकल जाए, इतना खतरनाक होता है। मतलब भारी होता है, जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ही ज्यादा भारी। ठीक है, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, ये आपको दिया गया था 1983 ईस्वी में, खगोलकी के क्षेत्र में। ठीक है, और ये संयुक्त रूप से दिया गया था, सिर्फ अकेले नहीं, W.F. फाउलर के साथ, W.A. फाउलर के साथ दिया गया था। बात समझ में आया? खगोलकी के क्षेत्र में। करवा सीमा जिसके बाहर तारे जब आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा क्या है? ठीक है, चंद्रशेखर सीमा क्या है, यह है आपको 1.44 और इंटू सूर्य का द्रव्यमान, इंटू सूर्य यानी कि मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान। यदि लाल दाना माने श्वेत तारा बनने के बाद लाल दाना बनेगा, जो लाल दाना का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से कम है, तब बनेगा श्वेत वामन, और श्वेत वामन के बाद बनेगा काला वामन, छोटा तारा का जीवन का समाप्ति हो गया। अगर लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से मतलब 1.44 गुने से ज्यादा होगा, तभी बनेगा अभिनव तारा, जिसे हम विस्फोटक तारा कहते हैं। और इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में कन्वर्सन हो जाते हैं, इस कारण इसमें विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद बनेगा न्यूट्रॉन तारा, और न्यूट्रॉन तारा में पल्सर और प्लेसर होगा। और अगर सूर्य का द्रव्यमान सूर्य का लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से ज्यादा होगा, तब वो अभिनव तारा के बाद न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा के बाद ब्लैक होल बनेगा। बात समझ में? तो यह जो 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान कह रहे हैं, ये क्या है, तो इसको जो है कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि इसको कंसेप्ट किसने दिया था, चंद्रशेखर साहब ने दिया था, इसलिए चंद्रशेखर सीमा इसे कहा जाता है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।